Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing history of Tamil Nadu board, class 12th history of Tamil Nadu board. This is chapter 31 which is about the second world war. तो इसमें हम समझेंगे क्या क्या कॉजेज़ हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, मिलिटेरिज्म, इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, जो लीग ऑफ नेशन फेल कर गया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़, म्यूचुअल डिफरेंसेस जो अलाइज में हो रहे थे वो, फिर कोर्स समझेंगे और रिजल्ट समझेंगे. इस पर्टिकुलर सेशन में हम फोकस करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ वॉर पे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हो गया था? 1918 में ख़त्म हो चुका था. फिर पेरिस पीस अग्रीमेंट हुआ था 1919 में. ठीक है, उसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस साइन हुई थी. ठीक है, ऑन लाइक इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस दैट सिर्फ और सिर्फ विक्टोरियस नेशन जो देश जीते गए थे वही देशों को इनवाइट किया गया था. इसी वजह से आप देखोगे ये जो मीटिंग थी, वही क्या होता ना, जब विक्टोरियस नेशंस ही इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो वो अब स्पॉइल तो करेंगे. द कॉन्फ्रेंस टर्न आउट टू बी अ मीटिंग ऑफ द विक्टर्स टू शेयर द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, एंड डिफीटेड कंट्रीज़ को यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया था. दे डिस्कस्ड अबाउट द परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड. ठीक है, परमानेंट पीस की बात करते हैं जीतने के बाद, और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट वोल्डो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी. हमने समझा हुआ है ये सारी चीज़ें, बट लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, इंटरनेशनल पीस नहीं लेकर आ पाया. उसकी वजह से डिक्टेटरशिप आ गई आपके जर्मनी, इटली और जापान में. फॉर्मेशन ऑफ रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस ये हो गया. इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर इमर्ज हुआ. अब देखते हैं एक एक रीज़न. ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस. तो देखो, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, फिर उसको पेरिस पीस अग्रीमेंट में नहीं बुलाया और उसको फोर्स किया गया कि वो हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस साइन करे, जिसके अंदर उसकी टेरिटरीज तो ले जा रही थी और उसको शी वॉज ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ अ कॉलोनीज ऑल्सो. नेवी भी उसको डिसबैंडन करनी थी, आर्मी भी रिड्यूस करने के लिए बात की गई थी, उसके साथ साथ उसको रेपरेशंस भी देने थे. ठीक है, फिर जो वाइमार रिपब्लिक था वो इस पोजीशन में नहीं था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. जर्मन पीपल ने सोचा कि अब रिवेंज लिया जाए उनकी ह्यूमिलिनेशन का, और उसके बाद हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसी चीज़ का रिटेलिएशन था. इसीलिए आप ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस को रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए. फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वॉज अनदर कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब इंटर वॉर पीरियड जो था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे यूरोप में डिक्टेटरशिप एमर्ज कर रही थी. ठीक है, तो ये इंटर वॉर पीरियड को पीरियड ऑफ डिक्टेटर्स भी बोला जाता है. कहाँ पे चल रही थी? जर्मनी, जापान, स्पेन और इटली, है ना. जर्मनी इटली का तो हम डिटेल में भी समझ चुके हैं. जर्मनी में जो वेमार रिपब्लिक था वीक हो गया. हिटलर नाजी पार्टी आपकी आ चुकी थी पूरे के पूरे इनके अंदर. फिर हिटलर का एग्रेशन स्टार्ट हो गया. उसने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया वगैरह जो है उसने कैप्चर कर लिया. लास्ट में पोलैंड भी उसने जो है अटैक कर लिया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर स्टार्ट हो गया. सेम कंडीशन इटली में हो रही थी. इटली को लगा कि पेरिस पीस अग्रीमेंट ये सही नहीं था इनके लिए. मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी स्टार्ट कर दी. 1922 में उसने अपना पावर ले लिया और डिक्टेटर बन गया. हमने देखा था कैसे उसने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी. उसने भी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई, और उसकी जो स्पिरिट है डिक्टेटरशिप, दैट स्पिरिट ऑफ डिक्टेटरशिप अरोज इन स्पेन एंड जापान ऑल्सो. अब स्पेन में जनरल फ्रैंको उन्होंने डिफीट कर दिया रिपब्लिकन गवर्नमेंट को, और उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप जो है जमा ली. इस एफर्ट्स में उनको हेल्प किया था हिटलर और मुसोलिनी ने. जापान भी इनका पार्टनर बन गया था, और इनका एक एक्सेस बन गया था रोम, बर्लिन एंड टोक्यो एक्सेस. ये अलायंस जो था, दिस पर्टिकुलर अलायंस डिस्टर्ब्स द वर्ल्ड्स पीस, एंड आप बोल सकते हो इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था.
मिलिट्रिज्म की बात करें, दैट वाज अनदर रीज़न. सो देखो, डिसआर्मामेंट बोला गया था लीग ऑफ नेशन में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सब अपने हथियार छोड़ देंगे, डिसआर्म करेंगे, बट वो फेल हो गया. पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी को फोर्सफुली डिसआर्म करने के लिए बोला गया था. जर्मन की गवर्नमेंट बोल रही थी कि जो विक्टोरियस पावर हैं वो भी अपने आप को डिसआर्म करें, है ना, सेम वे में जैसे आप हमें बोल रहे हो. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. जर्मनी में हिटलर डिक्टेटरशिप पे आया तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू की. ठीक है, इसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मामेंट्स इंक्रीज़ हो रहे थे, मिलिट्री इंक्रीज़ हो रही थी, और वो इनेविटेबल होता गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए. अब बात करते हैं इम्पीरियलिज्म कैसे एक रीज़न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. सो अगर हम बात करें पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, तो देखो, it was the same feeling of imperialism which played a dominant role in the first world war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमने रीज़न क्या देखा था, कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, यही रीज़न थे. सिमिलर चीज़ यहाँ पे थी. जर्मनी, जापान जो अब और ज़्यादा इम्पीरियलिस्टिक हो रहे थे, अलाइड पावर से और ज़्यादा होते जा रहे थे, उन्होंने पेरिस पीस अग्रीमेंट के जो और कॉन्फ्रेंस के जो डिसीजन हैं वो सारे इग्नोर किए. उन्होंने यही एफर्ट करते जा रहे थे कि वो कैसे अपनी टेरिटरीज़ और ज़्यादा बढ़ाएं. हिटलर ने राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, मैमिल, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे रीजन्स अपने अंदर ले लिए थे, जर्मनी टेरिटरी के अंदर ले लिए थे. जापान ने मंचूरिया ले लिया था और उसको चाइना से कैप्चर कर लिया था. मसूलिनी ने अबेसिनिया और बहुत सारे अग्रेसिव एक्टिविटीज़ लॉन्च किए थे. कॉलोनियलिज्म की बात करें, सो दिस वाज अनदर रीज़न. सो देखो, there was also a race for colonies among the Europeans in order to obtain raw material and markets for their industrial growth. तो अब एक तो कंपटीशन ये भी था यूरोपियन कंट्रीज़ में कि ये जो कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं इन्होंने वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर बनाएं और मार्केट प्रोवाइड करें वो कॉलोनीज़ उनको. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ट्रेंड चलता आ रहा है. जर्मनी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज कॉलोनीज़. पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको बोला कि अब आपको कॉलोनीज़ देनी पड़ेंगी. सो इटली भी डिससेटिस्फाइड था. ये जो अलाइड पावर जिस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे थे. जापान बहुत ही पावरफुल एशियाटिक कंट्री बनता जा रहा था और उसको भी अपनी कॉलोनीज़ बनानी थी. ये सारे इन सर्कमस्टांसेस में जर्मनी, इटली, जापान ने डिसाइड किया कि अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और ये अग्रेसिव एक्शंस अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 करवाया इसने. फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, देखो सबसे बड़ा तो रीज़न यही है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि ये कंट्रोवर्सीज सॉल्व करेंगे, परमानेंट पीस मेंटेन करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर जो है मेंटेन करेंगे. इवन इस लीग के मेंबर्स ने इसके कन्वेंट को जो है वो नहीं माना. जिन्होंने वॉयलेट किया प्रोविजंस वो सिंपली वो लीग से चले गए, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि आप नहीं मानोगे तो कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना. तो इस वजह से ऐसा हुआ. फिर लीग कुड नॉट ऑब्टेन जापानीज एनेक्सेशन ऑफ मंचूरिया एंड इटालियन इन्वेजन ऑफ अबेसिनिया. हिटलर की एक्टिविटीज़ भी लीग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज थी. इसकी वजह से बोला जाता है कि ये जो अग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और लीग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई. नाउ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़. तो जो अलाइड पावर थे दो पोस्टेड themselves as a champion of the principle of self-determination, but in actual principle that principle was not followed by them. कुछ पार्ट में सेंट्रल यूरोप के ये जो नेशनल माइनॉरिटीज़ है उसकी प्रॉब्लम्स हो रही थी, माइनॉरिटीज़ फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, और ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है फिर वो हॉट बेड बन गए थे इन्हीं देशों के अंदर डिसकंटेंट के और डिससेटिस्फैक्शन के. जर्मन ने जब एनेक्स किया ऑस्ट्रिया एंड सुडेटेनलैंड, और उसने जब अटैक किया था पोलैंड पे, ये इसी बेसिस पे किया था कि उसको रीयूनियन करना था नेशनल माइनॉरिटीज़ का. नाउ म्यूचुअल डिफरेंसेस ऑफ अलाइज. सो देखो, अब ये जो अलाइज थे उनके अंदर ही कॉपरेशन नहीं था, कलेक्टिव कॉपरेशन नहीं था. इंग्लैंड एक अपनी ही अपीजमेंट की पॉलिसी चला रहा था जर्मनी की तरफ. फ्रांस को जर्मनी से डर था, तो दिस फियर ऑफ जर्मनी वॉज अपोज्ड बाय इंग्लैंड. फिर यूएसए जो था हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, हमने देखा था ना, उन्हीं के प्रेसिडेंट ने बनाया था, उसने लीग ज्वाइन नहीं किया. ये सारे डिफरेंसेस की वजह से भी जो डिक्टेटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी और इनकी पावर लूज होती जा रही थी. सो दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर
क्या कोर्स रहा है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, और वॉर के क्या रिजल्ट रहे हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।